हेलो नमस्कार दोस्तों। खबर तो आपने सुन ही ली होगी कि कल एक खबर आई थी क्या कहते हैं इंटरनेट पर कि पटना हाई कोर्ट ने बोर्ड को बीसीसीईबी बोर्ड को और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को और लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। किस मामले में? तो अमीन की बहाली को लेकर के उन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा एक याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता थे नारायण चौधरी जी द्वारा याचिकाकर्ता डाली गई और जस्टिस थे अनिल कुमार सिन्हा। वो उनका बेंच एकल पीठ जो था उनका वो सुन रहा था। तो रिपोर्ट क्या आई है देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है इसके ऊपर न्यूज़ फॉर नेशन का जो कट है वो मैंने दिखा रखा है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य में अमीन के पद पर की जाने वाली नियुक्ति के लिए बनाई गई सूची को निरस्त करने के लिए दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई की है ना। बनाई गई सूची को, सूची कौन सी? वो जो हम लोगों ने जो सीबीटी होने से पहले जो सूची बनी थी उस सूची को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने पिटीशन डाला था। उसमें याचिकाकर्ता कौन थे? नारायण चौधरी जी। अब इन लोगों ने ये क्यों डाला है, ये लोग क्यों ये पिटीशन डाला है? तो उनका कहना है कि सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदनों की छटनी कर एक सूची वेबसाइट पर डाली गई, वही सूची सीबीटी जो से पहले जो सूची बनी थी 19,000 बच्चों की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड किया गया है उसमें ज़्यादातर वैसे लोगों का नाम शामिल था जिनके पास इस पद पर नियुक्त होने के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं थी। ठीक है, निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं थी। अब इनका इस चीज़ से क्या मतलब है निर्धारित तकनीकी योग्यता, हम इसी चीज़ को समझेंगे। और ये केस है 14150, ठीक है ना। एक दो दूसरा वाला केस जो डिस्कस हो रहा था जिसके बारे में मैंने भी कहा था कि पहले कि उस केस का कोई मतलब नहीं बनता है, रिजल्ट तो आएगा ही, रिजल्ट तो आना है, बट एक ये नया केस का जो अभी जो एक इन्फॉर्मेशन आया है इसको रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कि इस केस में कहाँ कमी है और कहाँ इनका पॉइंट बन सकता है। तो चलिए इससे पहले कि हम आगे के डिस्कशन पे जाएं, आइए हम ये देख लेते हैं कि केस का जो स्टेटस है वो क्या है, केस का स्टेटस क्या है, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने, मैंने पटना हाई कोर्ट का आपके सामने वेब पेज खोला हुआ है। इसमें केस 14150 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। केस नंबर CWJC सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस 14150, डेट ऑफ फाइलिंग 5 अगस्त, ठीक है 5 अगस्त। और इसमें ये नारायण चौधरी हैं हमारे, इनके पटिशनर हैं, याचिकाकर्ता, रेस्पोंडेंट है द स्टेट ऑफ बिहार। ये क्या कहते हैं, नारायण चौधरी की तरफ से राजकुमार राजेश और बिहार सरकार की तरफ से मोहम्मद खुर्शीद आलम, ये लड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये केस की डिटेलिंग है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपका स्टेटस आपको हम दिखा देते हैं इसका स्टेटस। जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए इस वाले पॉइंट में यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, 4 अक्टूबर को हीरिंग हुआ, एडजर्न कर दिया गया, अब 18 नवंबर को होगा और कोर्ट ने उन तीनों से जवाब मांगा है। अब उन गवर्नमेंट को, बोर्ड को और लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना है। ठीक है, तो आइए इसके केस के तह तक हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये जो केस कह रहा है, ये कह रहा है निर्धारित तकनीकी योग्यता। तो ये जो निर्धारित तकनीकी योग्यता कह रहा है ना, ये किस बेसिस पे कह रहा है? तो ये याचिकाकर्ता लोग कह रहे हैं कि जो भी 2013 का जो नियमावली था, ये रहा 2013 की नियमावली, ठीक है ना, 2013 की नियमावली। ओके, इसमें देखिए क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ध्यान से देखिए कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ बिहार इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द अमीन फॉर द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ कंसोलिडेशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि आर्टिकल 309 आप सभी लोगों को पता है कि इसके तहत स्टेट जो है वो रिक्रूटमेंट्स करती है। तो आइए इससे पहले कि हम उस 2003 के नियमावली पे जाएं, हम ये देख लेते हैं कि आखिर आर्टिकल 309 कहता क्या है। आर्टिकल 309 क्या कहता है? इंग्लिश में दिया है, मैं आप लोगों को हिंदी में समझा दूंगा, जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं। देखिए आर्टिकल 309 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट एक्ट ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर याद रखिए स्टेट की बात हो रही है, में रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन। मतलब कि रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकती है अकॉर्डिंग टू 309, आर्टिकल 309 in the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the union or any state. It also provides that pending provision in this behalf being made on under, ये तो ठीक है,
ये हो गया। इसमें एक और बात क्या आती है, आप देखिए, एक तो ये हो गया कि मतलब 309 राज्य सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है ना, मतलब अपॉइंट कैसे वो रिक्रूट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इसमें एक लाइन और क्या लिखता है कि फॉर द इम्पार्शियल, कोई भेदभाव ना हो, एंड यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट, उसमें कोई दिक्कत ना हो, मतलब कहीं भी इलीगल कोई चीज़ ना दिखे, इम्पार्शियल हो, किसी के प्रति किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाए ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सर्विस, इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ प्रिस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट रूल फॉर एवरी पोस्ट ग्रेड, ठीक है। तो हर एक पोस्ट जिसके लिए कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगी, उसके लिए उनको एक प्रिस्क्राइब्ड रिक्रूटमेंट रूल, एक तय किया हुआ एक जो चयनित जो नियम होगा उसको आपको दिखाना, बताना पड़ेगा कि इस नियम के तहत हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे। अब आते हैं, ये है आर्टिकल 309। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो 2013 के नियमावली पे, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजन टू द आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ बिहार इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग रूल्स टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड द अदर कंडीशन ऑफ द अमीन्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो अमीन के लिए जो रिक्रूटमेंट है, तो 2013 में जो नियमावली आई उसमें ये रूल्स लाए गए। क्या क्या इसमें, तो रूल तो बहुत सारे हैं, बट जो मेन जो केस से रिलेटेड रूल है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। केस से रिलेटेड जो रूल है, सबसे पहला क्या है, आप देख लीजिए, सेकंड का दूसरे का 7वां भाग जो है, कमीशन, कमीशन मीन्स बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कि इस रूल में ये कहा गया 2013 में कि जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो सिर्फ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही करवा सकता है, पहली बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात, जो जिस पर की बात अटकी पड़ी है। अब देख लीजिए छठे का अपॉइंटमेंट में देख लीजिए, पहले में क्या लिखा है, द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अमीन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ही अधिकार दिया गया कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइएगा, तो जो भी BSSC उसको रिकमेंड करेगा बोर्ड को, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को, वो क्या कर लिया जाएगा, उन अमीन्स को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पहला बात ये। तीसरे में आ जाइए, यहाँ क्या बताता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस बताता है कि कोई भी अमीन कब बन सकता है, जब ये उसके पास 10+2 हो और डिग्री ऑफ अमानत हो या सर्वेयर की ट्रेनिंग हो, ठीक है ना, ये 12वीं हो और प्लस डिग्री ऑफ अमानत हो या सर्वेयर की ट्रेनिंग हो। तो ये 2013 की नियमावली थी, ठीक है। तो यही जो है ना, वो जो निर्धारित की गई तकनीकी योग्यता, तो याचिकाकर्ता इसी को लेकर के बोल रहे हैं कि ये निर्धारित की गई थी और इसी और सूची जो बनाई गई है इसकी अवहेलना करके बनाई गई है। अब देखिए इसमें सरकार का क्या पॉइंट आएगा, सरकार इसमें क्या कहती है कि अगर हम आते हैं, सबसे पहले इस नियमावली में संशोधन होता है 2016 में। कब होता है? 2016 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बिहार अमीन संवर्ग संशोधन नियमावली 2016, और इसमें भी वही लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मैंने अभी बताया कि रिक्रूटमेंट में रेगुलेट कर सकती है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रूल्स को रखना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो इन्होंने 2013 में नियमावली बनाई, जो रूल्स बनाए, उसमें कुछ ये संशोधन कर रहे हैं। तो कौन सा संशोधन कर रहे हैं आप वो देख लीजिए। सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन को लेकर के संशोधन हुआ 2016 में, वो हुआ ये बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013 के नियम 6 के उपनियम 3 का प्रतिस्थापन। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने प्रतिस्थापन, कि उस वो जो अभी जो मैंने पढ़ा है आपके छठे का तीसरा वाला भाग, जिसमें कि अमानत डिग्री और 12वीं चाहिए थी, तो उसका प्रतिस्थापन कर दिया है। किस नियम से बिहार सरकार ने ये किया है? अमीन के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। बस इन्होंने क्या करा कि सिर्फ 12वीं होनी चाहिए, अमानत के सर्टिफिकेट की कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, ठीक है तो उसको, अगर किसी के पास है अमानत का सर्टिफिकेट, उसको अनुभव है, तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान बनाया कि 25 अंक, अधिकतम 25 अंक का क्या होगा, उनको फायदा दिया जाएगा जो अनुभव होंगे। और इसके लिए अलग अलग कंडीशंस बताई गई कि 1 साल, 2 साल, 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाता है, मतलब नियमावली जो थी 2013 की, उसको क्या किया गया, रेगुलेट कर दिया गया, उसको फिर प्रतिस्थापित कर दिया गया 2016 में क्वालिफिकेशन वाले उस चीज़ में, कि चेंज कर दिया गया कि अब सिर्फ 12वीं चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि उसको अमानत का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद सरकार फिर से एक और अमेंडमेंट्स, एक और संशोधन लाती है 2017 में। किस में लाती है? 2017 में, वो हम देख लेते हैं। ये है 2017, नहीं ये वाला नहीं है,
ये है 2017। देखिए 2017 में फिर से इन्होंने फ्रंट पे वही लिखा है कि अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो देखिए 5वें नंबर को आप ध्यान से देखिए, जो पॉइंट याचिकाकर्ता लोग उठा रहे हैं कि सूची गलत तरीके से हुआ है क्योंकि निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं है उन लोगों में। तो ये जो निर्धारित तकनीकी योग्यता है ये 2016 के संशोधन से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि निर्धारित तकनीकी योग्यता 2016 के बाद से 12वीं हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं का ये पॉइंट खत्म हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है कि उन लोगों ने जैसे सूची बनाई है, वो लोग कह रहे हैं कि उसको निरस्त किया जाए। भाई क्यों निरस्त किया जाए? सरकार ने 2017 में एक संशोधन लाती है कि अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का शॉर्ट लिस्टिंग लघु सूचीकरण अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट एवं इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का उनके अनुभव के आधार पर विभाग परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि ठीक है। यानी कि अब उन्होंने क्या संशोधन किया है? पहले था कि BSSC जो होगा वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और उसके बाद क्या होगा कि जो भी वो रिकमेंड करेंगे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट अब सरकार क्या कह रही है कि नहीं, पहले जो होगा, पहले 12वीं के नंबर के हिसाब से और प्लस जो भी अनुभव होगा अमीन का, उन सबको जोड़ करके एक हम सूची बनाएंगे, मेधाक्रम बनाएंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन होगा। तो जो याचिकाकर्ताओं की जो बात है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि सूची को निरस्त किया जाए, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित होती है। तो कोर्ट इसको जरूर इसको नकार देगा इस चीज़ को, ठीक है। अब एक और बात पे आती है जहाँ पर कि हमको लगता है थोड़ा डाउट है, थोड़ा सरकार का गलती है वहाँ पे। जो एक और पॉइंट क्या है आप देखिए ध्यान से कि 2017 में ही सरकार क्या करती है, जो परीक्षा लेने की जो अथॉरिटी है ना, कौन लेगा परीक्षा, उसमें भी बदलाव करती है। पहले था कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही ले सकता है, परंतु यहाँ पर ये क्या कहता है कि BCEC-EB भी ले सकता है ना, उसमें भी है कि या तो बिहार BSSC लेगा या BCEC-EB लेगा या फिर कोई और लेगा जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निमित्त चयनित किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि BCEC-EB भी ले सकता है इसका एग्जामिनेशन, पर अगर आप BCEC-EB के गजट में जाते हैं, ठीक है ना, BCEC-EB के गजट में जाते हैं, देखिए गजट है, गजट नहीं है, चलिए मैं गजट भी निकालता हूँ। देखिए अगर हम चले BCEC-EB का साइट चलते हैं, ठीक है, आप देखिएगा, हम लिखते हैं बिहार अमीन है, ठीक है, ये रहा, अच्छा नेट ऑन कर लेते हैं, बिहार अमीन। अब देखिए हम इसको खोलते हैं, यहाँ पे आया, सॉरी ये वाला का ही खुला, हाँ ये ठीक है। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये एक्ट लिखा है, मैंने एक्ट को खोला। अब एक्ट के खुलते ही ये डाउनलोड किया मैंने। अब देखिए इसके बिहार के गजट में क्या दिया हुआ है, अगर हम इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बोर्ड देखें, मतलब क्या पावर है बोर्ड को, अगर उस पर हम जाते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है कि टू कंडक्ट द बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा सकता है। इसमें बस 2 ही महत्वपूर्ण बिंदु, बाकी सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं ये सारे डिस्क्रिप्शंस में लगा दूंगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है, टू मेक द अपॉइंटमेंट एंड डेप्यूटेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय इन दी बोर्ड, बोर्ड में ही, मतलब बोर्ड के अंदर ही आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, आप एग्जामिनेशन किसके लिए कंडक्ट करवाएंगे, एंट्रेंस के लिए। अब देख लीजिए इस एंट्रेंस का मतलब क्या है, ये यहाँ पर मेंशन इन लोगों ने किया है। एंट्रेंस का मतलब इन्होंने दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, मींस एंट्रेंस इन द वोकेशनल कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑप्शन फ्रॉम द मेरिट लिस्ट। मतलब वोकेशनल कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में चलता है, तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, मींस अ कोर्स इन इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो वोकेशनल कोर्सेज, तो इसमें इसके गैजेट में, इसके एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी और विभाग के रिक्रूटमेंट वाले एग्जामिनेशन को भी ये कंडक्ट करवा सकता है। तो अब हमको लगता है कि जो बोर्ड को BCEC-EB बोर्ड को जो जवाब मांगा है उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, तो अब BCEC-EB बोर्ड अपना खंगाल करके देखेगा कि क्या हम एग्जामिनेशन ले सकते हैं। हो सकता है याचिकाकर्ता ने ये क्वेश्चन डाला हो कि बोर्ड क्यों एग्जाम लेगा, जबकि उसके एक्ट में ये, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज़ में ये चीज़ है ही नहीं।
तो इसी वजह से हमको लगता है कि रिजल्ट भी अटका हुआ है और रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट फर्स्ट वाला जो था कि निरस्त करने का, वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो बिल्कुल खारिज हो जाएगा। उसका कारण है वो संशोधन ऑलरेडी सरकार दे चुकी है, और वो जो संशोधन है वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको जा करके, ठीक है। तो पहला वाला वो पॉइंट तो उनका कैंसिल होता है। सेकंड में हमको डाउट इसी चीज़ पर ही है कि BC EC EB को जो उन्होंने बुलाया है वो इसी वजह से बुलाया होगा। लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स को इसीलिए जवाब मांगा क्योंकि उनकी बहाली है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से इसीलिए मांगा क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्डेंट हैं, एंड प्लस उन्हीं के अंदर में ये सारा मामला आ रहा है, ठीक है। और बोर्ड को इसीलिए बुलाया क्योंकि वो एग्जामिनेशन ले रहा है, तो याचिकाकर्ता ने हो सकता है डाला हो कि सर वो एग्ज़ाम नहीं ले सकता है, उसके पावर और ड्यूटीज़ में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर आया होगा। देखिए, निर्णय पे आप अभी तुरंत नहीं आ सकते, अभी सरकार का जवाब आएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसको हम पढ़ करके हम फिर से वीडियोज़ इसके ऊपर डालेंगे। लेकिन एक बात यहाँ से कन्फर्म होती है कि तीसरी बारी जो चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पक्का इन्फॉर्मेशन है कि जो निरस्त करने वाला चीज़ है वो बस न्यूज़ है, न्यूज़ तक ही वो रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी जो ये बोर्ड का एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, अब ये इस पर सरकार क्या करती है वो देखेंगे। कि हो सकता है सरकार ने कोई प्रोविज़न बना रखा हो जो कि प्रकाशित नहीं हो पब्लिक फोरम पे, जो हमें नहीं दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा प्रोविज़न्स डाला हो वहाँ पर, या ऐसा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार ने अगर किसी भी एक बोर्ड को बोल दिया कि हाँ ये कर सकता है तो वो एग्ज़ाम ले सकता है, तो वो ले सकता है, उसके लिए उसके एक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा, तो इसीलिए थोड़ा इसमें समय लग रहा है। अदरवाइज़ केस में ज़्यादा कोई दम नहीं है, आप इस बात पर निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो बस यहीं तक ही था। सो धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ठीक लगे तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट 100% फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ भी ऐसी उलूल झूल उल्टी पुल्टी खबर नहीं देने वाला हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।